हेलो बच्चों, सबसे पहले माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सीकर। और सबसे पहले अपन बात करेंगे अपनी जो 12th क्लास है उस 12th क्लास की फिजिक्स जो है उस फिजिक्स के दो पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट फिजिक्स एंड सेकंड फिजिक्स। जो अपनी फर्स्ट फिजिक्स है उस फर्स्ट फिजिक्स को यदि मैं कंप्लीट रूप से एक नाम देना चाहूँ तो वो जो नाम है वो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो अपनी फर्स्ट फिजिक्स है कंप्लीट रूप से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर अपन स्टडी करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की, चार्ज के बारे में, चार्ज क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो अब इस कंप्लीट फर्स्ट फिजिक्स को भी फिर 3 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो तो अपना आता है इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड जो आता है उसको अपन नाम देते हैं मैग्नेटिज्म, और थर्ड जो आता है उसको अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन 3 पार्ट्स में अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो डिवाइड है। अब चार्ज जो है वो कैसा भी हो सकता है। चार्ज जैसे मान लो रेस्ट कंडीशन में है, चल रहा है तो कैसे चल रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या वो वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली टाइम के साथ में चेंज होती जा रही है, तो कई तरह से वो चल सकता है। तो यदि चार्ज जो है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो है उसका मतलब है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट कंडीशन। तो जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में है उस टाइम पर यदि मैं चार्ज की प्रॉपर्टीज की स्टडी करूंगा वो सारी स्टडी किसके अंदर जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यदि अपन डेफिनेशन देना चाहें तो अपन ये बोल सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज इज इन रेस्ट कंडीशन। यदि मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं कि चार्ज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जनरेट कर सकता है, भी अपन को पढ़ना तो सब में प्रॉपर्टीज ही है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के अपन स्टडी करेंगे पूरी फर्स्ट फिजिक्स के अंदर। फर्स्ट इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है जिसको अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है उसको अपन नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है जिसको अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो अब यदि चार्ज जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मान लो रेस्ट कंडीशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो जनरेट करेगा ही करेगा। मैग्नेटिक फील्ड यदि रेस्ट कंडीशन में है तो कोई जनरेट नहीं होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो कभी जनरेट नहीं होगी। मैग्नेटिज्म कब होता है, जब चार्ज जो है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ होना चाहिए। यदि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उस कंडीशन में अपन मैग्नेटिज्म की स्टडी करेंगे, जो अपना चैप्टर 4, 5, 6, 7 है, तो उसमें अपन मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन चैप्टर 1, 2 पढ़ेंगे। तो इसमें जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, लेकिन वो ईएम वेव्स जनरेट नहीं करेगा। यदि मान लो चार्ज जो है वो बात करूं वो वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज होती जा रही है। जैसे मान लो कभी 50 किलोमीटर पर आवर है, अगले 1 सेकंड में 52 किलोमीटर पर आवर होगी, तो ऐसे यदि वेलोसिटी उसकी टाइम के साथ में चेंज होती जा रही है तो उस कंडीशन में अपन बात करेंगे, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी। तो यदि चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, और वो ईएम वेव्स भी जनरेट करेगा। ये तो चार्ज जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपन पूरी फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव्स। ये तो अपना चैप्टर 1, 2 है, ये चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 है, ये अपना चैप्टर 8 है ईएम वेव्स। ठीक है, फिर ईएम वेव्स से आगे अपन रे ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में, उन सब में आगे और ये कनेक्टिविटी रहती है। तो कुल मिला के पूरी फर्स्ट फिजिक्स यदि देखा जाए तो फर्स्ट फिजिक्स केवल एक ही चीज आगे पीछे घूम रही है जिसको अपन बोलते हैं चार्ज। ठीक है, तो अब अपन फर्स्ट फिजिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट फिजिक्स में जो अपनी फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी 2 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यदि अपन बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खुद अपने आप में 2 चैप्टर्स में डिवाइड है। फर्स्ट अपना चैप्टर 1 है, सेकंड अपना चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 जो है उसको अपन बोलते हैं, उसका यदि नाम देखा जाए तो उसका नाम आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो अपना फर्स्ट चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर की यदि अपन बात करें तो इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है।
यदि समझोगे तो बहुत समझने वाली चीजें हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस अपना सेकंड चैप्टर है। तो थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया अपनी पूरी फर्स्ट फिजिक्स के बारे में कि फर्स्ट फिजिक्स में अपन क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। चार्ज रेस्ट कंडीशन में भी देखेंगे क्या क्या करता है, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी में भी देखेंगे क्या क्या कर सकता है, चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी में भी देखेंगे वो क्या क्या कर सकता है। तो फर्स्ट अपना जो पॉइंट आता है, चैप्टर फर्स्ट से अपन शुरुआत करते हैं। तो अपना चैप्टर 1 जो है, उस चैप्टर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक अपने पास में आता है चार्ज। कि चार्ज के बारे में अपन थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि चार्ज एक्चुअल में क्या चीज़ है, वो क्या क्या करता है, क्या क्या कैसे कैसे किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ सकता है, चार्ज की यूनिट्स क्या है, चार्ज की डायमेंशंस क्या है, और फिर चार्ज जो है उसको किस तरह से किसी बॉडी के ऊपर चार्ज लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, वो सारी चीज़ अपन इसमें डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन चार्ज की बात करते हैं। तो यदि मैं पूछूं तुमसे कि एक्चुअल में चार्ज क्या चीज़ है, किसी बॉडी के ऊपर यदि चार्ज है तो एक्चुअल में क्या है, यदि ये अपन पूछा जाए तो इसका नॉर्मली आंसर ये आता है, जो एकदम गलत आंसर होता है कि किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो वो चार्ज है, उस बॉडी के पास चार्ज है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी भी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि थोड़ा सा केमिस्ट्री में यदि डीपली घुसे अपन अंदर, तो केमिस्ट्री में ये होता है कि केमिस्ट्री के अंदर अपन ये बोलते हैं कोई भी बॉडी जो होती है वो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनती है। और मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बनते हैं? एटम से, ठीक है। और एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो यदि कोई भी बॉडी है, जैसे यही बॉडी में मान लो, जैसे मान लो पेन है, ये एक बॉडी है, तो ये बॉडी बहुत सारे स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स से मिलकर बन रही है। और मॉलिक्यूल्स किस में है? मॉलिक्यूल किससे बने हुए हैं? एटम से। और एटम है तो क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है तो प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। कुल के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे ही होंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी के पास में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो उसके पास में चार्ज भी है। तो फिर चार्ज आता कैसे है, वो चीज़ अपन को देखनी है। तो चार्ज आता कैसे है उसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे इतनी सारी चीज़ क्लियर हो सकती है तुम्हारी। जैसे मान लो एक ये बॉडी है, इसके पास मैंने मान लिया 500 प्रोटॉन है और 500 इलेक्ट्रॉन है। सेम ही बॉडी थी, मैंने इसमें कुछ चेंजेस किया। चेंजेस क्या किया? तो मैंने मान लिया इसके पास 500 प्रोटॉन है और 400 इलेक्ट्रॉन है। सेम ही बॉडी थी, इसमें मैंने कुछ चेंज कर दिया। इसके पास 500 प्रोटॉन है और मैंने मान लिया 600 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझो कि जो एक प्रोटॉन होता है, उस प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो तो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, ये प्रोटॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि प्रोटॉन पे जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। जैसे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है, इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन नेचर दोनों का अलग अलग है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एक चीज और थोड़ा सा अपन जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। इनमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है। ह्यूमन बीइंग में एक्सेप्शनल हो सकते हैं, लेकिन चार्जेस में कोई एक्सेप्शनल नहीं है। पॉजिटिव में रिपल्शन ही होगा, नेगेटिव में रिपल्शन ही होगा, पॉजिटिव में अट्रैक्शन ही होगा। तो अब जैसे मान लो अपने पास में 3 बॉडी है, इन 3 बॉडी की यदि अपन बात करें तो इस बॉडी के पास में 500 प्रोटॉन है, 500 इलेक्ट्रॉन है। तो इस बॉडी के पास में यदि मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो कितना पॉजिटिव चार्ज है? 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, तो 500 पे कितना होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, जनरल मैथ है। कितना नेगेटिव चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो 500 पे हो जाएगा माइनस का 500 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो यदि मैं ओवरऑल देखूं इस पर नेट चार्ज कितना है, यदि मैं इस पर नेट चार्ज की बात करूं तो कितना आता है? 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो दोनों का मिला के नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि इस बॉडी में बात करें तो इस बॉडी में प्लस में तो है 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम और माइनस में है 400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। नेट यदि मैं बात करूं तो नेट कितना आएगा? प्लस में 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यानी कि नेट चार्ज जो इसके पास में आ रहा है वो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब बॉडी कैसी हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इसमें यदि अपन बात करें तो प्लस में तो कितना है? 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम
और माइनस में कितना है 600 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेट कितना बचा माइनस का 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि बॉडी पे चार्ज कैसा आ गया नेगेटिव, और इस बॉडी पे चार्ज कैसा है जीरो। अब एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है तो भी बॉडी पे चार्ज क्या है जीरो है। इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है किसी बॉडी के पास में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास में चार्ज भी है। चार्ज होने के लिए जरूरी क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होना चाहिए डिफरेंट होने चाहिए। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉडी कैसे है न्यूट्रल है और इस पर चार्ज कितना है जीरो है। तो मैं ये बोल दूं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यदि सेम है तो बॉडी कैसे हो गई अपनी न्यूट्रल बॉडी हो गई, यानी कि इस पे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो बॉडी कैसे हो गई पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो उस कंडीशन ऑफ बॉडी कैसे हो गई नेगेटिवली चार्ज हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि इस पे नेट चार्ज जीरो है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। वो सब खेल किसका हो रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट होने का। यदि प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, यदि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो बॉडी कैसे हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो अब इसका मतलब ये हो गया। तो अब यहाँ से यदि अपन बात करें तो यदि मैं बोलता हूँ किसी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब अपन क्या बोलते हैं कि उस बॉडी पे नेट चार्ज जीरो है। किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास में प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, और किसी बॉडी पे यदि नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन यदि कोई एटम गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो इसने किया क्या है एक्चुअल में 500 प्रोटॉन 500 इलेक्ट्रॉन 500 प्रोटॉन 400 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या किया होगा इसने 100 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दिए बाहर निकाले, और इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकलते हैं तो चार्ज कैसा आता है पॉजिटिव। और इसमें यदि अपन बात करें तो 500 प्रोटॉन 600 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसने 100 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं, और कोई एटम यदि इलेक्ट्रॉन लेता है तो चार्ज कैसा आता है नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब यदि अपन बात करें जैसे मान लो इस बॉडी के पास में मैं कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रोड को लेकर आ जाऊं, यदि मैं इस बॉडी के पास में कोई पॉजिटिवली चार्ज रोड को लेकर आ जाता हूं, ऐसे ही इसके पास में भी कोई पॉजिटिवली चार्ज रोड को लेकर आ गए, ऐसे इसके पास में किसी पॉजिटिवली चार्ज रोड को मैं लेकर आ गया, ठीक है। ये बॉडी क्या इस बॉडी पे कोई फोर्स लगाएगी? थोड़ा सोच के बताओ कि ये बॉडी जो है वो इस बॉडी पे क्या फोर्स लगाएगी? नहीं लगाएगी। क्यों नहीं लगाएगी? क्योंकि इस बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो ना तो कोई अट्रैक्शन फोर्स लगा सकती है ना कोई रिपल्सिव फोर्स लगा सकती है। इसका मतलब ये जो है चार्ज फोर्स नहीं लगा सकती। ये पॉजिटिव कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी कुल मिला के फोर्स लगेगा। आपको फोर्स से मतलब हो और कुछ मतलब नहीं है। यदि इस बॉडी की बात करें तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव, तो कैसा फोर्स लगेगा इसके ऊपर? अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा। तो कुल मिला के इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो एक चीज और क्लियर हो गई कि यदि चार्ज है तो फोर्स भी है, और चार्ज नहीं है तो फोर्स भी नहीं है। तो यदि अपन चार्ज की डेफिनेशन देना चाहें तो चार्ज की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? तो चार्ज की डेफिनेशन बच्चों अपन दे सकते हैं कि किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स लगा सकती है, उस प्रॉपर्टी को ही नाम क्या दे दिया? चार्ज। क्योंकि इसके पास चार्ज नहीं था तो प्रॉपर्टी नहीं थी, इनके पास चार्ज था तो प्रॉपर्टी भी थी। तो इसका मतलब चार्ज एक तरह की प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी कैसी है? किसी दूसरी बॉडी के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स लगाने की एक तरह से प्रॉपर्टी को ही अपन नाम क्या देते हैं? चार्ज। क्लियर? तो अब यदि अपन डेफिनेशन देना चाहें तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय विच इट कैन अप्लाई रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स टू द अनदर ऑब्जेक्ट। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे यदि रिपल्सिव अट्रैक्शन फोर्स लगा सकती है बॉडी, तो ऐसी बॉडी का मतलब उसके पास में क्या है? चार्ज है। और यदि नहीं लगा सकती इसका मतलब क्या है? चार्ज नहीं है। क्लियर? तो ये तो चार्ज की डेफिनेशन की बात हो गई। अब यदि अपन यूनिट्स ऑफ चार्ज की बात करें तो कुछ यूनिट्स इसकी निकल के आती है चार्ज की। फर्स्ट यदि अपन बात करें इसकी ऐसा यूनिट की बात कर लो, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है एम्पियर। थोड़ा 11th का टॉपिक है, याद रखने वाली चीज़ है, कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। एक फॉर्मूला अपन चार्ज का पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या आता है? I इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th 10th के अंदर यदि पढ़ी है तो Q इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू टी, जहाँ पे Q चार्ज होता है और I करंट होती है और T टाइम होता है। तो यूनिट क्या निकल के आते हैं? करंट की यूनिट 11th में पढ़ी होगी, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और टाइम की जो यूनिट है ये यूनिट होती है सेकंड। तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू सेकंड। तो एमकेएस यूनिट जो होती है इसकी
इसको अपन बोल सकते हैं, ये यूनिट कौन सी हो सकती है, एम्पियर इनटू सेकंड, और इसको एक अलग से नाम दे दिया जाता है, जो नाम होता है इसका कूलाम, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से। दूसरी यूनिट्स क्या होती है इसकी, यदि सीजीएस यूनिट की बात करें तो इट्स सीजीएस यूनिट इज ESU, दैट इज द शॉर्ट नेम एंड द इसका फुल नेम क्या हो जाएगा, फुल नेम इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रो से E लिया, स्टैटिक से S लिया, और U से यूनिट से U लिया, तो ये इसकी सीजीएस यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसको एक और नाम दे दिया जाता है, एक साइंटिस्ट था उसको खुश कर दिया, उसके नाम पे भी एक और नाम लगाना दिया, जिसको नाम दिया जाता है फ्रैंकलिन। ठीक है, तो ESU तो इसकी अलग यूनिट हो गई, सीजीएस यूनिट हो गई, और इसी को अपन नाम देते हैं फ्रैंकलिन। और यदि अपन बात करें 1 कूलाम जो होता है, वो 1 कूलाम होता है 3 × 10⁹ ESU। क्लियर, याद रखना है, कोई समझने वाली चीज नहीं है। और ESU या फ्रैंकलिन जो है वो अपन बोल सकते हैं ये इसकी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो चार्ज की यदि स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाती है तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाती है, ESU या फ्रैंकलिन। क्लियर। और इसकी यदि अपन बात करें अदर यूनिट की, एक और इसकी एक इंपॉर्टेंट यूनिट होती है अदर यूनिट जिसको बोलते हैं। तो अदर यूनिट जो होती है इसकी, उसको अपन नाम देते हैं फेराडे। एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे एक अलग से यूनिट बना दी फेराडे। और 1 फेराडे जो होता है वो होता है 96500 कूलाम। और फेराडे को डिनोट करते हैं F से, और फेराडे जो है वो इसकी लार्जेस्ट यूनिट है। तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट तो हो गई ESU या फ्रैंकलिन, और इसकी लार्जेस्ट यूनिट जो है वो क्या हो गई, फेराडे। देखो कूलाम जो है वो अपने आप में एक बड़ी यूनिट है, ठीक है, अपने आप में एक बड़ी यूनिट है। तो कूलाम जब खुद ही अपने आप में एक बड़ी यूनिट है, तो उस कंडीशन में जो फेराडे है वो तो और बड़ी यूनिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फेराडे जो है तो वो तो कूलाम का भी लगभग 1 लाख मल्टीपल है। ठीक है, तो 1 लाख मल्टीपल यदि कूलाम का हो गया तो फेराडे तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई, क्योंकि अपन आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि कूलाम खुद अपने आप में एक बड़ी यूनिट है। क्लियर। तो ये इसकी अदर यूनिट्स निकल के आ गई। अब इसकी यदि अपन बात करें न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या यूनिट आएगी, तो न्यूमेरिकल्स में मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स हैं 90% न्यूमेरिकल्स के अंदर इनमें से कोई सी यूनिट नहीं आती। सही है, नहीं आती तो फिर आती कौन सी है, तो वो देख लेते हैं कौन सी आती है। तो कौन कौन सी यूनिट्स इसकी अलग यूनिट्स अपने पास में आती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो यदि अपन बात करें तो आती है अपने पास में मिली गुलाम, या फिर माइक्रो गुलाम, या फिर नैनो गुलाम, या फिर पिको गुलाम। तो ये यूनिट्स अपने पास में आती है। फिर इसको चेंज करना होता है गुलाम के अंदर, तो थोड़ा सा मैथ वाली चीज़ें हैं, याद रखनी है। मैं कुछ समझा नहीं सकता इन चीज़ों के अंदर, सब याद रखना है कि नैनो का मतलब क्या होता है, पिको का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब क्या होता है, ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। तो बस न्यूमेरिकल्स में यदि आता है कि 6 माइक्रोग्राम चार्ज है, तो उसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा गुलाम के अंदर। और कन्वर्ट कैसे होगा, 6 × 10⁻⁶ गुलाम। ठीक है, इस तरह से इसको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे मेरे को दे दिया 6 माइक्रोग्राम चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर, तो मैं इसको लिखूंगा न्यूमेरिकल्स के अंदर 6 × 10⁻⁶ गुलाम। ठीक है, -6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और कुछ नहीं करने वाला। तो इस तरह से अपन उसको गुलाम में कन्वर्ट करेंगे। तो 90% न्यूमेरिकल्स में जो आते हैं वो यूनिट्स अपन को इनमें मिलती है, और उनको कन्वर्ट करना होता है गुलाम के अंदर। सीजीएस में कभी क्वेश्चंस के अंदर नहीं आएगी यूनिट्स, बस यही पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यूनिट जो है वो क्या क्या होती है, बस यही पूछा जा सकता है। बाकी तो अपन को यूनिट्स ये वाली मिलेगी, और अपन को यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा गुलाम के अंदर। क्लियर। 90% में भी 90% ऐसा होता है कि जिसमें क्वेश्चंस के अंदर माइक्रो में मिलता है। ठीक है, तो माइक्रो वाला तो ध्यान रखना ही रखना है, बाकी भी और ध्यान रखना चाहो तो रख लो। पिको में भी कई बार आ जाता है, मिली और नैनो में बहुत कम आता है, बाकी माइक्रो और पिको में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये तो याद रखने ही रखने हैं। तो ये तो चार्ज की यूनिट्स की बात हो गई। अब चार्ज की यदि अपन डायमेंशन की बात करें, तो डायमेंशन देखो क्या होगी, वही 11th का टॉपिक आ गया। करंट की डायमेंशन होती है एम्पियर और A, और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T। तो A1 T1। तो यदि मैं चार्ज की डायमेंशन की बात करूँ, यहाँ पे यदि मैं चार्ज की डायमेंशंस की बात करूँ, तो डायमेंशन क्या आ जाएगी मेरे पास में, A1 T1। याद रखना है, क्योंकि अपन आगे इन डायमेंशंस को काम में लेते रहेंगे। तो चार्ज की जो डायमेंशन आती है वो A1 T1। ठीक है, तो ये चार्ज के बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि चार्ज जो है वो किस तरह से क्या क्या कर सकता है। तो ये तो थोड़ा सा पूरी फिजिक्स के बारे में मैंने बता दिया। थोड़ा सा शॉर्ट में इसको यदि आप एक्सप्लेन और कर दें, तो अपनी फर्स्ट फिजिक्स है जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपन चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, और उसमें 3 यूनिट निकल के आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और EM वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज हमेशा रेस्ट कंडीशन में रहेगा,
मैग्नेटिज्म में चार्ज हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, ईएम वेव्स में वेरिएबल वेलोसिटी चलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो अपन इस पूरी यूनिट के अंदर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव्स के बारे में बात नहीं करेंगे। मैग्नेटिज्म में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होते हैं, तो अपन दोनों के बारे में ही बात करेंगे उन यूनिट्स के अंदर, लेकिन ज़्यादा किस में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव्स तीनों जनरेट होती है, तो अपन तीनों के बारे में ही बात करेंगे। फिर अपनी फर्स्ट यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, चैप्टर 1 चैप्टर 2। चैप्टर 1 है ये और चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फिर चार्ज की यदि अपन बात करें तो चार्ज जरूरी नहीं है किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो चार्ज है, किसी बॉडी के पास में किसी दूसरी बॉडी पे अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी है ड्यू टू चार्ज, तो उसको अपन बोलते हैं चार्ज। यदि चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल बॉडी है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, यदि नेगेटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये इसकी कुछ यूनिट्स है, याद रखनी है, कोई समझने वाली चीज़ नहीं है इनमें। और इन पे न्यूमेरिकल्स में ऐसी वैल्यूज़ मिलेगी जिनको अपन चेंज करेंगे कूलॉम के अंदर, और डायमेंशन इसकी आती है A1 T1। तो ज़्यादातर इसकी याद रखनी है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ESV या फ्रैंकलिन, और लार्जेस्ट यूनिट जो होती है वो इसकी है फेराडे। तो ये थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन था अपना फर्स्ट टॉपिक का, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन। चैप्टर अपना शुरू हो चुका है, और मैं एक चीज़ बता दूं, इसी तरह से 1 by 1 वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, हर टॉपिक के वीडियो अवेलेबल मिलते रहेंगे, उनको स्टडी करना है, साथ में अपने कॉपी पेन लेके बैठना है। जो भी चीज़ जो है लिखने की मिलती है, नोट्स बनाने की मिलती है, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलना। जो चीज़ लिखनी है उसको पॉज करना, लिखते रहना, वापस उसको प्ले कर देना। तो इस तरह से सारे नोट्स जो है कंप्लीट फिजिक्स जो है वो अपन तैयार कर लेंगे, और ये मेरी गारंटी है ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं है मतलब ये चार्ज नहीं, मतलब नॉर्मल वो चार्ज नहीं है इसमें, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। पढ़ते रहो, मज़े से मज़े करते रहो, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो जो भी डाउट्स है वो डाउट्स मुझे मैसेज करते रहो। मेरे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे इसके ऊपर, तो मैं डाल दूंगा व्हाट्सअप नंबर भी। तो जो भी है क्वेरीज़ है वो क्वेरीज़ या तो व्हाट्सअप पे पूछ लो, या फिर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो कॉल करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बेटर ये रहेगा कि कोई भी डाउट है तो उसको व्हाट्सअप पे डाल दो, आई विल क्लियर दैट। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये सारा फिजिक्स जो है वो इसी तरह से चलती रहेगी। तो मज़े से पढ़ते रहो और मज़े करते रहो। ओके।